अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सिर। तो आज हम अडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर बात करेंगे पेरेंट एंड लिंक के बारे में। अच्छा, पेरेंट एंड लिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर इफेक्ट के अंदर, स्पेशली जब हमने बहुत कम्प्लेक्स एनिमेशन करना हो, बहुत सारी हमारे पास लेयर्स हो, तो वहाँ पे तमाम लेयर्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तमाम लेयर्स के ऊपर एक ही तरह की एनिमेशन करना वो भी थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे फिर हम पेरेंट एंड लिंक को यूज़ करते हैं। अच्छा, पेरेंट एंड लिंक के साथ हम नल ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे कि नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और नल ऑब्जेक्ट के बाद हम बात करेंगे इंट्रो टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कहाँ पे इसका यूज़ होता है, क्यों मैं आपको एक्सप्रेशंस के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, उसका आपको वीडियो के अंदर खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पेरेंट एंड लिंक, नल ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सप्रेशंस, और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें हमारी एनिमेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम नल ऑब्जेक्ट, पेरेंट एंड लिंक और एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ फाइल बना के रखी हुई हैं ताकि टाइम हमारा सेव हो। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल 1 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी एनिमेशन है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह ये मूव हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है हमारे रेक्टेंगल की, उसी तरह से इसकी पोजीशन भी चेंज हो। तो अब इसके लिए हम या तो इसको भी एनिमेट करें सेम टाइम के साथ या सेम ड्यूरेशन के साथ, तो उसका हम करके देखते हैं कैसे होगा। हम पोजीशन के ऊपर जाते हैं, फिर पोजीशन, और हमने यहाँ पे की फ्रेम लगाया। अब इसी की पोजीशन के ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मुझे उसकी पोजीशन के ऊपर जाना है तो मैं सेम वैल्यू को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 1604 करना है इसको, और ओके। अब आप देखें हमारे पास सेम एनिमेशन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि क्रिएट होगी। लेकिन मसला कहाँ पे आएगा? मसला तब आएगा कि जब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे ओपेसिटी ऐड कर दिया, रोटेशन ऐड कर दिया, हमने इसके स्केल के ऊपर एनिमेशन लगा दी, वहाँ पे मसला आएगा कि हम किस किस को एनिमेट करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर्स हैं, एक के ऊपर तो एनिमेशन है, दूसरे के ऊपर मुझे सेम एनिमेशन करनी थी, मैंने कर ली। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे इसके सारे पैरामीटर के ऊपर या मल्टीपल पैरामीटर के ऊपर एनिमेशन करना हो तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास लेयर्स 10 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो होता है पेरेंट एंड लिंक का। अब पेरेंट एंड लिंक के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम मौजूद है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेरेंट एंड लिंक। अच्छा, पेरेंट एंड लिंक काम कैसे करता है कि आप समझ लें कि पेरेंट एंड चाइल्ड का ताल्लुक है। हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे का चाइल्ड बना देते हैं, एक को पेरेंट बना लेते हैं और बाकी जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उसका चाइल्ड बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस एनिमेशन को ख़त्म कर दें, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ स्टार्ट के ऊपर और इसके ऊपर क्लिक करके इसको ख़त्म कर देंगे। अब हमने इसको पेरेंट एंड लिंक बनाना, मतलब कि एक को हम चाइल्ड बनाएंगे और एक को हम पेरेंट बनाएंगे। जिस चीज़ के ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई की होती है वो उसको हम हमेशा पेरेंट रखते हैं, और जिसके ऊपर हमने एनिमेशन अप्लाई करना होती है किसी दूसरी लेयर की, उसको हम चाइल्ड बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर ऑलरेडी एनिमेशन अप्लाई है तो इसको हम पेरेंट बनाएंगे और इस लेयर को हम चाइल्ड बनाएंगे क्योंकि ये उसको फॉलो करेगी। और इसके अलावा जितनी भी लेयर्स होंगी जिनको हमने फॉलो करवाना है तो वो लेयर उसकी चाइल्ड कहलवाएंगी इस लेयर की जिसके ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई की हुई है। तो अब हमने इसको किस तरह से इसका चाइल्ड बनाना है, तो अगर आप यहाँ पे पेरेंट एंड लिंक वाले कॉलम के ऊपर आते हो तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो तमाम लेयर शो हो जाएंगी जो कि यहाँ पे मौजूद होंगी। अब आपने जिस लेयर को पेरेंट बनाना है आपने उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में जस्ट यहाँ पे एक ही लेयर है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है कि ये वाली जो लेयर है फॉलो कर रही है किस लेयर को? इस लेयर को। इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शेप लेयर 1। अब अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं तो आप देखें कि इसके ऊपर कोई की फ्रेम नहीं है, पोजीशन आप यहाँ पे देखें बिल्कुल खाली है और ये सेम एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। आप कुछ भी करेंगे, आप इसके अंदर अब कुछ भी करेंगे, आप स्केल बढ़ाएंगे, आप इसकी रोटेशन को चेंज करेंगे, सब कुछ अब वो चीज़ इसके अंदर भी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, हम यहाँ पे आए और मैंने स्केल के ऊपर क्लिक कर दिया और अब मैं इसके स्केल को बढ़ा लूँगा और यहाँ पे भी स्केल को एनिमेट कर लेते हैं, की फ्रेम ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे आया और इसके स्केल को बढ़ा दिया।
अब देखिए हमारे चाइल्ड का जो स्केल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और अब अगर हम प्ले करें तो ये कुछ ऐसे होगा, पहले आएगा और फिर यहाँ पे आके स्केल बढ़ जाएगा। अगर इसी तरह आपने रोटेट करना है, आपने ओपेसिटी ऐड करनी है, सारा कुछ इसके ऊपर जो आपके पेरेंट के ऊपर होगा वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो पेरेंट एंड लिंक है, अगर आपने यहाँ से यूज़ करना है तो इस केस में क्या होता है कि आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। मतलब हम जो भी इसके अंदर चेंज करेंगे, जिस भी प्रॉपर्टी के अंदर, वो इसके अंदर भी चेंज होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे ये करना होता कि मुझे इसके साइज़ को तो चेंज करना है या इसके साइज़ को चलें चेंज करना है, लेकिन इसके साइज़ को चेंज नहीं करना, मतलब दोनों में से किसी एक के साइज़ को चेंज नहीं करना, तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो मैं पहले यहाँ पे आता हूँ और स्केल को हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए, अब मुझे स्केल को बढ़ाना है तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट इसी का स्केल बढ़े, मतलब मेरे जस्ट पेरेंट का स्केल बढ़े। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए हमें इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, हम स्केल को उसके साथ अटैच करवाएंगे या उसके साथ लिंक करवाएंगे। अब इसके लिए हमारे पास एक टूल या आप कह लें कि एक ऑप्शन यूज़ होता है जिसको बोलते हैं पिक व्हिप। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है पिक व्हिप। यही पिक व्हिप आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूँ, नन करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब हमें ये पता है कि भाई जो नीचे वाली लेयर है इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई है, तो बजाय इसके कि अगर आप यहाँ पे जाते हो, अब जस्ट इसको पकड़ो, इसको बोलते हैं पिक व्हिप, और जस्ट इस लेयर के ऊपर लाके ड्रैग कर दो। अब अगर हम प्ले करेंगे तो तब भी ये उसके साथ लिंक हो जाएगा या उसका चाइल्ड बन जाएगा। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि हमने पूरी लेयर की प्रॉपर्टीज़ को इसके साथ अटैच करवा दिया। अब ये प्रैक्टिस करता है, अगर तो आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को करवाना है फिर ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसके स्केल को अलग से चेंज करना है, मैं चाहता हूँ उसके स्केल के अंदर इजाफा ना हो, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, हम हर वैल्यू को इंडिविजुअली भी उसके साथ अटैच करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको नन कर दो, आपने नन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन के अंदर जाएंगे, पोजीशन और इसकी भी पोजीशन, और यहाँ पे हमें मिलेगा पिक व्हिप। हमने इसको चाइल्ड बनाना है, इसको पेरेंट बनाना है, तो ये फॉलो करेगा इस पोजीशन को। तो मैंने इसके ऊपर लाके ड्रैग कर दिया। अब आप देखिएगा क्या होता है। अब ये, अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला हो गया कि क्या हुआ कि वो सेम उसी के ऊपर आ गया। क्यों ऐसे हुआ, देखें, इसका एक्स था, सॉरी वाई था, सेम वाई उसके ऊपर आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। अब इसका एक आसान हल अभी मैं बताता हूँ, वैसे इसका एक टेक्निकल हल भी है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा आसान करते हो, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसको हम कर लेंगे सेपरेट डायमेंशंस। अब हमारे पास एक्स और वाई अलग हो चुका है, तो अब मुझे जस्ट एक्स को ही फॉलो करवाना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करके एक्स को फॉलो करवा लूँगा। मुझे ऊपर वाले को करवाना है, तो यहाँ पे क्लिक किया और एक्स के ऊपर ला के ड्रैग कर दिया। अब प्ले करते हैं, अब देखें तो जस्ट एक्स वाली जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, बाकी दोनों वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा से वही काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आया और मैंने एस दबाया, स्केल के ऊपर आया और मैं यहाँ पे आके इसके स्केल को बढ़ा देता हूँ। अब आप देखें, जस्ट इसी का स्केल बढ़ा, इसका स्केल इंक्रीज नहीं हुआ। अब ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, जस्ट वो किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जस्ट पोजीशन की। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई कि अगर आप यहाँ से करोगे तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा अपने पेरेंट की, उसमें स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, जो जो चीज़ आप उसके अंदर ऐड करोगे सब उसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप एक एक पैरामीटर को अटैच करोगे तो फिर जस्ट उसी स्पेसिफिक पैरामीटर के ऊपर जो भी चेंज होगा वो आपका चाइल्ड उसको फॉलो करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर आता हूँ दोबारा, रोटेट, और इसको हम रोटेट कर लेते हैं और हम आगे पिछले की फ्रेम के ऊपर और फिर आगे अगले की फ्रेम के ऊपर। तो मैंने 2 रोटेशन कर दी 2 सेकंड के अंदर। अभी आप देखिएगा क्या होगा, वहाँ तक जाएगा, ये साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है जबकि वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये फ़र्क है हमारे पास अगर हम यहाँ से करते हैं और अगर हम सिंगल वैल्यू को ही अटैच करवाते हैं तो उन दोनों से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास
नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, नल ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है? नल ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, आप समझ लें कि ये एक कंट्रोलर है। ये ऐसा बंदा है जो कि खुद नज़र नहीं आता लेकिन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, आप इसको ऐसे समझ लें, कंट्रोलर है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो नल ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे हमारे पास आएगा न्यू और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नल ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिंपल सा छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आएगा। अच्छा, सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ तो अपने अंदर अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लो कि ये आपके जो जब आप रेंडर करोगे तो उसके अंदर ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये जस्ट यहीं पे आपको नज़र आएगा, इसके अलावा ये कहीं पे विजिबल नहीं होगा। तो आप कह लें कि ये हिडन हाथ है जो कि नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन सारा काम, ये सारा कंट्रोल यही कर रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ, अब आप देखें जैसे मैंने प्ले किया ये यहाँ से हाइड हो चुका है, लेकिन जैसे रोकूंगा फिर यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये दोनों इसको फॉलो करें, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेंगे, आल्ट कंट्रोल होम, और इसकी पोजीशन के अंदर जाएंगे, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। तो मैंने पोजीशन के ऊपर क्लिक किया और थोड़ा सा ऊपर, और इसको ले आए हम यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर कर लो। अब हम इसको एनिमेट करेंगे तो पोजीशन स्टार्ट के ऊपर आ गए और 2 सेकंड के ऊपर हम आ गए इस जगह पे, तकरीबन यहाँ पे। अब हमने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इसको फॉलो करें, तो फॉलो करने के लिए सेम तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो, मिसाल के तौर पे ये वाला, जैसा कि ये लेयर नल ऑब्जेक्ट को फॉलो करे, ये भी नल ऑब्जेक्ट को फॉलो करे। और अब अगर हम प्ले करेंगे तो देखें दोनों हमारे पास एनिमेशन चल रही है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे रोटेट करेंगे तो फिर एक मसला आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे रोटेट करना है जस्ट इस वाले नल ऑब्जेक्ट को, सॉरी शेप लेयर को। अब मैं क्या करूँ, तो जस्ट मैं इसके अंदर जाऊँगा, रोटेशन, यहाँ पे आ गए, की फ्रेम लगा दिया, और फिर यहाँ पे आके एक की फ्रेम या एक रोटेशन हमने डाल दी। तो अब ये जैसे वहाँ पे आके रुकेगा तो ये खुद से रोटेट भी होगा। लेकिन अगर हम यही काम रोटेशन से ही, नल ऑब्जेक्ट से ही करना चाह रहे हैं, तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे? अच्छा, उस सूरत में हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक मसला यहाँ पे बताता हूँ, देखिएगा, एक चीज़ नोट करिएगा आप। मैं इसके रोटेशन में आता हूँ अपने नल ऑब्जेक्ट की, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं आ गया यहाँ पे, और मैंने एक सर्कल इसका यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा ज़रा देखिएगा, अभी ये ऐसे हो रहा है। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है देखें, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो एंकर पॉइंट कहाँ पे है? सेंटर में। अब ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है। अब मैंने बोला रोटेट करो, अब ये ऐसे करके रोटेट करेगा, जैसे भी आपको नज़र आ रहा है, पंखे की तरह ऐसे। अब ये यहाँ से नहीं घूम रहा, अगर इस जगह पे एंकर पॉइंट होता तो फिर ये जो बॉक्स है ये खुद रोटेट होता, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये एक पंखे की तरह रोटेट हो रहा है। अगर आपको अलग से इसको रोटेट करना है तो फिर उस सूरत में आप क्या कर सकते हो, मैं सबसे पहले रोटेशन को ख़त्म करता हूँ। उस सूरत में आप क्या करोगे कि हम एक और नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ से बना लो, या आप आ जाओ यहाँ पे लेयर के अंदर, न्यू और नल ऑब्जेक्ट, और अब हम इस नल ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रोटेशन लगा सकते हैं। तो आर प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे रोटेट। हम यहाँ पे आए और इसको कर दिया रोटेट, और अब हमने फॉलो करवाना है इस लेयर को, तो हम चाहते हैं कि इसको फॉलो करें, तो हम जस्ट इसके ऊपर आएंगे और इसको फॉलो करवा देंगे। अभी हम देखते हैं, अब आप देखें वो मसला आपका हल हो गया। अब आप देख लें कि ये अब इंडिपेंडेंटली यहाँ पे रोटेट हो रहा है, मतलब वो पूरा एक पंखा नहीं बना, बल्कि ये इंडिविजुअली यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको भी इसके साथ अटैच करवा दूँ रोटेशन, और इसको भी करवा के देखते हैं, और अब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो अभी भी ये सेम खुद ब खुद ही एक ही जगह पे रह के रोटेट होगा। अच्छा, अब जो अगला हमारे पास एक प्रॉब्लम है वो क्या है कि सबसे पहले अब हमने इसके ऊपर रोटेशन लगा तो लिया, अब इसको ख़त्म कैसे करें? पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जब हम पेरेंट एंड लिंक से इसको इसके साथ अटैच कर रहे थे तो हम जस्ट यहाँ पे आ रहे थे और नन कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे इसको नन कर दूंगा तो वो इसको फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अब अगर हमने इसको ख़त्म करना है तो हम इसको कैसे ख़त्म करें? एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखो तो ये रोटेशन हमारे पास ब्लू है,
ये रोटेशन हमारे पास जो कि दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों रेड है। रेड होने का मतलब ये होता है कि आप इसकी वैल्यू को चेंज अब नहीं कर सकते। आप जो भी चेंज करना चाहते हो आपको पेरेंट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जो पैरामीटर आपका फॉलो कर रहा है। मिसाल के तौर पे पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रोटेशन इस नल ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है, इन दोनों लेयर्स की रोटेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो फिर हमें पेरेंट के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, अब जो अगला मसला है कि हम इसको ख़त्म कैसे करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन आप समझ लें कि हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम जो कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो होती है जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जब भी हम अपने किसी भी पैरामीटर के अंदर कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो उसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वैसे हम एक्सप्रेशन के ऊपर आगे चल के डिटेल से बात करेंगे। अभी हम जस्ट आप समझ लें कि एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन है ये। अब अगर हमने इसको ख़त्म करना है तो हमें इसके एक्सप्रेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक्सप्रेशन अप्लाई हो चुका है। हम जब भी किसी लेयर को किसी का चाइल्ड बनाते हैं तो उस पैरामीटर के ऊपर एक्सप्रेशन अप्लाई हो जाता है। अब अगर हमने उस एक्सप्रेशन को ख़त्म करना है तो हम आएंगे उस पैरामीटर के ऊपर, जैसा कि ये है, और यहाँ पे आपको ये एरो मिल रहा है। ये एरो आपको तभी नज़र आएगा जब इसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन अप्लाई हुआ होगा, अदरवाइज ये आपको नज़र नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो कोई एरो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं लगा हुआ। यहाँ पे एक्सप्रेशन है तो ये यहाँ पे अब आपको एरो नज़र आ रहा है। और जब ये रेड हो जाए तो उसका मतलब यही आपने समझ लेना है कि इसके ऊपर ऑलरेडी कोई एक्सप्रेशन अप्लाइड है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है? तो उसके लिए आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे अब आप देखें तो आपको एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने जस्ट इस पीस ऑफ कोड के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो इसके ऊपर वो एक्सप्रेशन अब अप्लाइड नहीं है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे शुरू में ले आते हैं और अब हम इसके एक्सप्रेशन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो क्लिक करके एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दो। अगर हमने इसके एक्सप्रेशन को भी ख़त्म करना है तो सेम उसी तरह से आपने क्लिक किया, बैक स्पेस, और अब इसके ऊपर भी एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये दोनों लेयर इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, ये किसी को भी फॉलो नहीं कर रही। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। अगली क्लास के अंदर हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।